मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। यकम नवंबर 1922 इस्लाम की तारीख़ का वो सिया दिन था जब 3 बर्रे आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद सादिक की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। सुल्तान मोहम्मद सादिक को एक गैर मकबूल शख्सियत करार दिया गया और मुल्क की तब्दीली की गई, जो 17 नवंबर को बरतानवी बहरी जहाज़ के ज़रिए माल्टा के लिए रवाना हुए। उनके बेटे शहज़ादा मोहम्मद अर्तुग़रल आफंदी भी उनके साथ थे। इसके बाद वो इटली चले गए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम वहीं गुजारे। उनका इंतकाल 16 मई 1926 को इटली में हुआ और दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल की मस्जिद के करीब दफन हुए। जब तक वो जिंदा थे, वो उस्मानी ख़ानदान के सरबराह थे, यानी ऐवान उस्मान के सरबराह थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ 19 नवंबर 1922 को उनके करीबी रिश्तेदार अब्दुल मजीद आफंदी यानी अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा मुंतखब किया गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। इसके साथ ही तमाम उस्मानी ख़ानदान माज़ूल हो गए। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि एक ख़ानदान जो एक जगह पर तकरीबन 623 साल से हुकूमत कर रहा था, इसी ख़ानदान के लिए अपने ही मुल्क में जगह की कमी थी। उस्मानी ख़ानदान समझ नहीं पा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उस वक्त ज़िला में ख़ानदानों की कुल तादाद तकरीबन 156 थी। इनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहज़ादे, बच्चे, शहज़ादियाँ और मियाँ बीवी भी थे और कुछ नौकर भी उनके साथ थे जो कभी अपने आका को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके साथ इस ख़ानदान के तमाम दामाद भी माज़ूल हो गए, यानी तमाम शहज़ादियों के शौहर। उन्हें एक तरफ़ा पासपोर्ट दिया गया, इसलिए वो सबसे पहले मिस्र जाना चाहते थे कि मिस्र कभी उनकी सल्तनत का हिस्सा था। लेकिन ना तो बरतानवी हुकूमत ने और ना ही वहाँ के शाह फवाद ने उन्हें मिस्र आने की इजाज़त दी। फिर उन्होंने शाम जाने का फ़ैसला किया कि ये भी करीबी मुल्क है, इसलिए तुर्क हुकूमत ने उन्हें शाम जाने की इजाज़त भी नहीं दी। फिर कुछ लोग लबनान के शहर बैरूत गए, जो इस वक्त फ्रांस की हुकूमत में था। खलीफा अब्दुल मजीद सानी फ्रांस के शहर नेस गए। शहज़ादा अली वसेब की कोशिशों से फ्रांसीसी हुकूमत ने उन्हें पासपोर्ट दिया। ये वक्त उस्मानी ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने गुर्बत का चेहरा देखा। वो अपना सामान और पैसा अपने मोहल्लों में छोड़ गए थे कि अवाम की मुदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद ख़ानदान के सरबराह का इंतखाब होना शुरू हुआ, जो पूरे ख़ानदान में सबसे कदीम था, यानी उस्मानियों का ख़ानदान। इटली में सुल्तान मोहम्मद सादिक की वफ़ात के बाद अब्दुल मजीद सानी को 1926 में उस्मानी ख़ानदान का सरबराह मुकर्रर किया गया। 1944 में उनका इंतकाल पेरिस, फ्रांस में हुआ। उनके बाद 1944 में शहज़ादा अहमद निहाद रबी को उस्मानी ख़ानदान का सरबराह मुकर्रर किया गया। वो सुल्तान मुराद पंजुम के पोते और शहज़ादा मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे थे। वो 1937 में फ्रांस छोड़कर लबनान चले गए। उनका इंतकाल 4 जून 1954 को बैरूत, लबनान में हुआ। उनके बाद उनके भाई शहज़ादा उस्मान फवाद उस्मानी ख़ानदान के सरबराह बने, जो फ्रांस में भी मुकीम थे। अपने भाई के बरक्स उसने जदीद तर्ज ज़िंदगी अपनाया। 19 मई 1973 को फ्रांस में अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। उनके बाद शहज़ादा मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ दुवम को उस्मानी ख़ानदान का सरबराह मुकर्रर किया गया। वो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अव्वल के पोते और शहज़ादा मोहम्मद सैफ़ अल-दीन के बेटे थे।
وہ فرانس میں بھی مقیم تھا۔ ان کا انتقال 1977 میں فرانس کے شہر نیس میں ہوا۔ ان کے بعد شہزادہ علی وسیب کو عثمانی خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ احمد نہاد کا بیٹا تھا۔ وہ 1935 میں مصر میں امن کے وزیر تھے۔ ان کا انتقال 9 دسمبر 1983 کو 80 سال کی عمر میں مصر میں ہوا۔ ان کے بعد شہزادہ محمد اور خان دوم کو عثمانی خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پوتے اور شہزادہ محمد عبدالقادر کے بیٹے تھے۔ ان کا انتقال 12 مارچ 1994 کو فرانس کے شہر نیس میں ہوا۔ 1994 سے ارطغرل عثمان کو عثمانی خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ارطغرل عثمان سلطان عبدالحمید ثانی کے پوتے اور شہزادہ محمد برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان کو جلاوطن کیا گیا تو وہ اس وقت آسٹریا میں زیر تعلیم تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ وہیں ٹھہرے اور بعد میں نیو یارک، امریکہ چلے گئے اور کافی عرصہ وہاں رہے۔ کئی بار حکومت کی کال پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ 2004 میں وہ ترکی کا رہائشی بن گیا۔ 24 ستمبر 2009 کو 97 سال کی عمر میں استنبول ترکی چلے گئے۔ اب عثمانی خاندان کے بہت سے افراد ترکی میں مقیم ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا پوتا عبدالحمید کے خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے، مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر مقیم ہے، جس میں امریکہ، بلغاریہ، ہنگری، فرانس، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آج عثمانی خاندان کے سربراہ ڈوندر علی عثمان ہیں، جنہیں 2017 میں عثمانی خاندان کے 44 سربراہ بایزید عثمان کی وفات کے بعد تعینات کیا گیا تھا۔ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل وہ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق، شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت دی گئی، اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم اب سے ہماری ویڈیو کو پسند کرنے کی درخواست کرنا چاہیں گے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔